स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है मंगलवार 24 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत मौसम से करते हैं, मौसम न्यूज से। तो बिहार को लेकर के पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसमें बताया गया है कि पूर्वी चंपारण, भोजपुर, औरंगाबाद जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 2 दिनों में मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। जी हाँ, पटना मौसम विज्ञान केंद्र के सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, दरभंगा जिले के कुछ भागों में भी अगले 2 से 3 घंटे के मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन वज्रपात के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना जताई गई है। वहीं पर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के पूर्वी और फिर पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर और अरवल में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। साथ ही साथ भारी बारिश होने और फिर ठनका गिरने की भी प्रबल संभावना है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 24 घंटे के लिए पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, अररिया, किशनगंज, नवादा, शेखपुरा और फिर बेगूसराय में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भी तेज हवा चलने के साथ साथ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। दोस्तों एलपीजी गैस की कीमत बढ़ने वाली है। जी अगर आप भी अपने घर में एलपीजी गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, गैस यूज करते हैं, तो आप अभी एलपीजी गैस सिलेंडर खरीद करके लेकर आ जाएं, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर हो सकता है कि आपको नहीं मिले। अब भारत में एलपीजी का जो स्टॉक है मात्र 16 दिन का बचा हुआ रह गया है। 16 दिन बाद आपको शायद एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिले, जिससे आप खाना भी नहीं पका सकते हैं एलपीजी सिलेंडर पर। दरअसल बात है कि भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले 66% एलपीजी सिलेंडर विदेशों से आयात किए जाते हैं। 95% आपूर्ति सऊदी अरब, यूएई और फिर कतर जैसे पश्चिमी एशिया देशों से होती है। वहीं पर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। इसका सीधा असर भारत में एलपीजी आपूर्ति पर पड़ रहा है। फिलहाल भारत में एलपीजी का भंडारण केवल 16 दिनों के लिए ही है। जी हाँ, इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के पेट्रोलियम और फिर प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में वर्तमान में एलपीजी भंडारण क्षमता के केवल 16 दिनों के लिए पर्याप्त सिलेंडर है। वहीं पर देश में करीब 33 करोड़ परिवार एलपीजी पर निर्भर है। इसलिए आने वाले दिनों में एलपीजी की कीमत में बढ़ोतरी होने की संभावना है। दोस्तों तेज प्रताप यादव का एक इंटरव्यू सामने आया है, हाल ही ताज़ा इंटरव्यू। उसमें तेज प्रताप यादव ने 5 नामों का खुलासा, उन्होंने कहा कि 5 नामों का साजिश का खुलासा करेंगे। जहाँ स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे दुश्मन हर जगह लगे हुए हैं, मुझे जान का खतरा है। दरअसल बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे जल्द उन 5 नामों का खुलासा करेंगे जिसने उनके खिलाफ साजिश रची, जहाँ उनको पार्टी और फिर परिवार से बाहर निकलवाया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि साजिश के तहत उनके निजी ज़िंदगी के बारे में सबको बताया गया। लालू यादव को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तो वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा है कि हसनपुर की जनता ने उन्हें चुना है, किसी के आशीर्वाद से वे विधायक नहीं बने हैं। वहीं पर बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुझे संगठन, परिवार, पार्टी हर तरीके से निकाल दिया गया है। मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा है, हमेशा माता पिता का सम्मान किया है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, ये एक बड़े भाई का आशीर्वाद है, मेरा पूरा सहयोग है कि वे आगे बढ़ें। वहीं पर तेज प्रताप यादव ने आगे कहा है कि जिस तरीके से प्रकरण हुआ, किन लोगों के माध्यम से साजिश करके मुझे पार्टी से निकाला गया, ये बिहार की पूरी जनता ने देखा है। जी हाँ, पूरी जनता मेरा स्वभाव जानती है। इसी का गलत फ़ायदा उठा करके मुझे कुछ लोगों ने दबाने की कोशिश की है। तेज प्रताप यादव दबने वाला नहीं है। जब मैं कुछ लोग जो वहाँ बैठे हैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि मैं जब अब जनता के बीच जाऊँगा, जनता न्याय करेगी। वहीं पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मेरे निजी जीवन पर लोगों ने सवाल किया, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हमारे दुश्मन हर जगह लगे हुए हैं, मेरी जान को खतरा है। पिताजी को मेरी शुभकामनाएं, उनको मेरी भी आयु लगे, उनका भविष्य उज्जवल हो, तेजस्वी आगे बढ़े, बिहार के मुख्यमंत्री बने, ये मेरा आशीर्वाद है।
वहीं पर तेज प्रताप यादव ने आगे कहा है कि 4-5 लोगों ने साजिश किया है और जिस तरह से मुझे पार्टी से बाहर निकाला गया उसे तो पूरी बिहार की जनता ने देखा है। पूरे बिहार की जनता जानती है कि मेरा स्वभाव किस तरीके का है, मेरा व्यवहार किस तरीके का है और कैसे हम लोगों से घुल मिल जाते हैं। इसी का फ़ायदा उठा करके जो 4-5 लोग वहाँ पर बैठे हैं उन लोगों ने सोचा है कि अकेला पड़ जाएगा तो फिर इसको दबा देना है। तो तेज प्रताप यादव दबने वाला नहीं है, हम ये बात उनको बता देना चाहते हैं। ये कहना है तेज प्रताप यादव का। दोस्तों, बिहार के एक ऐसे ज़िले के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां पर एक क्षेत्र है उस ज़िले में जहां पर रिश्ते नहीं आते हैं उस गांव में, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल बात यह है कि हम बात कर रहे हैं बिहार के किशनगंज जिले के दल्ले गांव की। यह बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के दल्ले गांव पंचायत में मेची नदी पर बने बिना अप्रोच पुल लोगों को मुँह चिरा रहे हैं। बिना अप्रोच के बने पुल से स्थानीय ग्रामीणों के लिए सबसे समस्या है। वहीं पर दल्ले गाँव पंचायत के दलाले गाँव, तेलीभिट्टा, बैगनबाड़ी, भवानीगंज आदि गांव नदी के दूसरे किनारे तरफ हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को भारी समस्या से जूझना पड़ रहा है। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि गुलाम हसनैन ने बताया है कि दल्ले गांव, तेलीभिट्टा, भवानीगंज, बैगनबाड़ी को जोड़ने वाली मेची नदी पर 2023 तक पुल सह अप्रोच का निर्माण पूर्ण हो जाना चाहिए था। अगर पुल का अप्रोच बन जाता तो फिर लोगों को आवागमन में कोई भी दिक्कत नहीं होता। उन्होंने बताया है कि पुल की मांग को लेकर के साल 2019 में दल्ले गाँव के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। इसके बाद प्रशासन की नींद खुली थी। ये मामला स्थानीय मीडिया के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद बिहार सरकार तक पहुंची। फिर सरकार ने पुल बनाने का अलॉटमेंट किया तो कि पुल तो बन गया लेकिन आधा अधूरा रह गया। वहीं पर दल्ले गांव के मुखिया सोगरा नाहिद ने कहा है कि देश आज़ाद होने का 78 साल के बाद भी आज भी दल्ले गांव पंचायत मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। उन्होंने बताया है कि पुल पूर्ण नहीं होने नदी के उस पार जाने के लिए, गाँव जाने के लिए आज भी नाव एवं चचरी पुल से लोग पार आते जाते हैं, जिस वजह से नदी उस पार के गांव के बेटा बेटियों का समय पर और अच्छे घर में शादी का रिश्ता नहीं होता है, क्योंकि नदी उन गांव के विकास की बाधा बनी हुई है। इस वजह से बेटियों का रिश्ता तक नहीं हो पाता है। यही नहीं, नदी के उस पार के गांव की गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराने के लिए गर्भवती महिलाओं को नाव से पार करके अस्पताल ले जाना पड़ता है, जिस वजह से कई बार गर्भवती महिलाओं की जान जोखिम में पड़ जाती है। इसके अलावा अगर किसी की अचानक तबीयत बिगड़ गई तो फिर नाव के सहारे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। नाव से पार करने से दूरी की वजह से कई मरीजों को अस्पताल ले जाने में देर हो जाने से रास्ते में ही जान चली जाती है। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बड़ा खेल सामने आया है। जहां आपको बता दें कि आप और हम पार्टी का आरजेडी में विलय हो गया है। जहां विलय की घोषणा करते हुए आप और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ शाह ने अपने समर्थकों के साथ राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जहां राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने उन सभी को सदस्यता दिलाई है। आप और हम एक गुमनाम सी पार्टी थी जिसके खाते में कोई भी उपलब्धि दर्ज नहीं है। जहाँ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया है कि जगन्नाथ के साथ अविनाश कुमार, कुंदन सिंह और भी कई सारे लोग पार्टी ज्वाइन किए हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में आरजेडी का 90% से अधिक खर्च यात्राओं पर हुई है। जहां एक रिपोर्ट सामने आई है जो आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल बात यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च से उनके चुनाव प्रचार की शैली का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR अपनी रिपोर्ट में ये लेखा जोखा पेश कर रहा है, जिसमें 5 राष्ट्रीय और फिर 27 क्षेत्रीय दलों द्वारा किए गए खर्च का अनुमान लगाया गया है। बिहार में सबसे बड़ा जनाधार रखने वाली पार्टी राजद ने अपने फंड का 90% से अधिक हिस्सा यात्रा पर खर्च किया है। जब इसने चुनाव आयोग को 8 करोड़ रुपए खर्च का ब्यौरा दिया है। जदयू ने कुल 31 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सबसे अधिक खर्च यात्रा पर हुआ है, लेकिन इसने प्रचार में पर भी कम खर्च नहीं किया है। राजनीतिक दलों को लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव की अंतिम तिथि में क्रमश 90 से 75 दिनों के भीतर अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपना होता है, तभी ये बात सामने आती है। दोस्तों, दक्षिण बिहार के कई जिलों में नदियों पर बने तटबंधों के टूटने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इन तटबंधों की स्थिति बिगड़ने के पीछे जल संसाधन विभाग के कुछ अभियंताओं की लापरवाही सामने आई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार समय रहते मरम्मत और फिर निगरानी नहीं की गई है, जिसकी वजह से कई स्थानों पर तटबंधों में दरारें और टूट फूट देखी गई है। दक्षिण बिहार के गया, नवादा और औरंगाबाद जैसे जिलों से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच तटबंधों में दरारें पड़ने लगी है। स्थानीय ग्रामीणों ने पहले ही संबंधित
संबंधित अधिकारियों को इन कमजोर संरचनाओं के बारे में सतर्क किया था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब जब बारिश तेज हो चुकी है तो फिर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन तब तक कई जगहों पर पानी का रिसाव और फिर कटाव शुरू हो चुका है। जहाँ वहीं पर जल संसाधन विभाग के अनुसार मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मशीनें बालू से भारी भरी बोरियां और फिर मजदूर तैनात कर दिए गए हैं ताकि पानी को गांव की ओर बढ़ने से रोका जा सके। विभाग का कहना है कि जहां जहां तटबंध कमजोर पाए गए हैं वहां तुरंत दुरुस्ती का कार्य किया जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि तटबंधों की साल भर निगरानी और फिर समय पर मेंटेनेंस होना जरूरी था, जो इस बार पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसका खामियाजा अब ग्रामीण जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिनकी फसलें और फिर घर पानी के खतरे की जद में आ सकते हैं। वहीं पर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि विभाग हर साल मानसून से पहले तटबंधों की जाँच और फिर मजबूती का दावा करता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। कई गाँवों में तटबंध टूटने से भय का माहौल बन गया है और लोग रात भर जाग करके संभावित जल प्रवाह से सुरक्षा के इंतजाम करने को मजबूर हैं। वहीं पर इस घटना ने प्रशासन की आपदा प्रबंधन तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पर सामाजिक संगठनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दोषी अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई और तटबंध निर्माण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दोस्तों, प्रेम प्रसंग में जान लेने की कहानियां पूरे देश में इस समय चर्चा में है। राजा रघुवंशी की जान लेने का मामला अभी पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को लेकर के रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच बिहार के पटना से भी एक महिला द्वारा प्रेमी की जान लेने की कहानी सामने आई है। दिलचस्प यह है कि दूसरे प्रेमी की जान लेने के लिए महिला ने पहले प्रेमी का सहारा लिया। यह आरोपी महिला शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे भी हैं। हालांकि बिना तलाक के ही वे करीब 12 वर्षों से पति से अलग रह रही थी और 2 युवकों से अवैध संबंध भी थी। जब पुलिस ने पूरे मामले में पूछताछ के आधार पर आरोपी महिला और उसके पहले प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। वहीं पर कहानी पूरी तरीके से फिल्मी है। जहां बिहार की राजधानी पटना में गुड़िया नाम की महिला की शादी होती है, जब उसके 3 बच्चे होते हैं, फिर पति से वे अलग हो जाती है। जब वह किसी दूसरे युवक के प्रेम में पड़ती है, उसके साथ अवैध संबंध बनाती है। उसी दौरान उसकी नज़र प्रेमी के ड्राइवर पर पड़ती है। जब आते जाते ड्राइवर से उसकी बातचीत शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वे ड्राइवर के प्यार में पड़ जाती है। करीब 8 साल मालिक के साथ अवैध संबंध में रहने के बाद वे ड्राइवर के साथ भी प्रेम की शुरुआत हो जाती है, यानी कि वे उसका तीसरा प्यार होता है। करीब 5 वर्षों तक वे ड्राइवर के साथ प्रेम में रहती है। दोनों के बीच अतरंग संबंध भी बनते हैं। इसी दौरान ड्राइवर के उसके अश्लील वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है। जब महिला को भनक तक नहीं होती है कि इन वीडियोस का इस्तेमाल वे आगे चल करके किसी हद तक कर सकता है। हालांकि 5 वर्ष प्रेम में रहने के बाद वे ड्राइवर से अलग होने का सोच लेती है। जब वह उससे कटी कटी रहने लगती है, ड्राइवर के बुलाने पर वह उसे नज़रअंदाज कर देने लगती है। जब उस ड्राइवर को गुस्सा आता है और फिर वह उसके साथ सारे वीडियो को वायरल करने की धमकी देता है। वो महिला को ब्लैकमेल करने लगता है। परेशान महिला सारी बातें अपने पहले प्रेमी यानी कि ड्राइवर के मालिक को बताती है। या उसके साथ मिलकर के दूसरे प्रेमी को निपटाने की प्लानिंग करती है और फिर उसे बाजार में बुला करके उसकी जान ले लेती है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी महिला का नाम गुड़िया है, जब उसके पहले प्रेमी का नाम विजय है और मामले में गिरफ्तार तीसरे आरोपी का नाम अश्विनी कुमार है। तीसरा आरोपी विजय का दोस्त है। दोस्तों, बिहार के 37 जिलों में 66 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। सरकार 20 लाख रुपए की सब्सिडी भी देगी। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के 38 में से 37 जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस योजना का मकसद है कि राज्य में यानी कि बिहार में प्रशिक्षित वाहन चालकों की संख्या बढ़े और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। फिलहाल 29 जिलों में 34 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जा चुके हैं, जबकि 32 स्कूलों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ड्राइविंग स्कूल स्थापित करने के लिए निजी संस्थानों और व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। प्रत्येक स्कूल के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, जो स्कूल की कुल लागत का 50% हो सकता है। इस अनुदान के तहत भवन निर्माण और फिर ड्राइविंग ट्रैक के लिए 5-5 लाख रुपए, उपकरणों की खरीद के लिए 2 लाख रुपए, 2 हल्के मोटर वाहनों के लिए 4 लाख रुपए, 4 पहिया वाहन के लिए 2 लाख रुपए और फिर प्रशिक्षण केंद्र के संचालन के आरंभ में 2 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में गुणवत्तापूर्ण वाहन चालन प्रशिक्षण देना है, ताकि सड़क पर सुरक्षित और फिर दक्ष चालक मौजूद हों। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और फिर वाहन चलाना एक पेशेवर कौशल के रूप में स्थापित होगा।
दोस्तों बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 10 दिनों से एक जैसी बनी हुई है। जब 23 जून 2025 को भी पेट्रोल और फिर डीजल की दरें में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। फिलहाल बिहार में पेट्रोल 105 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। ये पूरे बिहार में ये रेट नहीं है, बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग रेट है। ये पटना का रेट आपको बता रहे हैं। राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकतर जिलों में ये भाव कायम है, जो कि 13 जून से अब तक एक समान बने हुए हैं। तेल कंपनियों द्वारा हर सुबह 6 बजे की जाने वाली मूल्य समीक्षा में भी इस अवधि में कोई भी बढ़ोतरी या फिर गिरावट नहीं हुई है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सामाजिक न्याय के मुलम्मे में जातीय समीकरण एक जिताऊ फैक्टर हो सकते हैं। इस समीकरण में वोट बैंक के गणित में जो गठबंधन पिछड़ा समझ लीजिए, सत्ता की कुर्सी उतनी ही दूर होती चली जाएगी। जहाँ पर इससे अलग इस चुनाव में एक और फैक्टर प्रभावी हो सकता है और वह फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी का। इसका खतरा सत्ताधारी दल को रहता है। जब बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में यह खतरा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रही पार्टियों को हो सकती है। लगभग 20 वर्षों से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल पर क्या एंटी इनकम्बेंसी का खतरा मंडरा रहा है? आइए एक ताजा सर्वे हुआ है जो आपको हम बता रहे हैं। दरअसल सेफोलॉजिस्ट रामबंधु वत्स ने बिहार के 5340 अति पिछड़ी जातियों के वार्ड पार्षदों के वॉइस सैंपल बनाया है और उन सभी से सवाल पूछे गए और उनके जीवन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। वहीं पर ION भारत के सेफोलॉजिस्ट रामबंधु वत्स ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदा लोकप्रियता और फिर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के ये सर्वे किया गया। एंटी इनकम्बेंसी को समझने में ION भारत ने सरकार के प्रति बेरोजगारी, नौकरशाहों की मनमानी, विकास कार्यों में लापरवाही, भूमि सर्वे, रिश्वतखोरी, कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति, शराबबंदी, बालू खनन तथा सरकारी टेंडर में पक्षपात, भूमि विवाद जैसे सवाल किए गए। जिनकी ताज़ा सर्वे के अनुसार बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और लोकप्रियता में कमी भी आई है। जब राज्य में सरकार के प्रति जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है। वहीं पर सर्वे के अनुसार 63% लोग सरकार के कामकाज से नाराज हैं, जबकि 16% लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं। साथ ही साथ 21% लोगों ने पता नहीं वाले विकल्प को चुना है। जहाँ सेस्पोलॉजिस्ट रामबंधु वत्स ने एंटी इनकम्बेंसी के कारण पर एक न्यूज़ चैनल से खोल करके बात की है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिगड़े स्वास्थ्य को लेकर के सरकार पर हमलावर रही है। स्वास्थ्य कारणों से नीतीश कुमार ना तो सरकार चला पा रहे हैं और ना ही उनके हाथों में अब JDU की कमान है। JDU के सारे फैसले बिना नीतीश कुमार की सहमति से के ही दूसरे नेताओं की ओर से लिया जाता है। भूमि विवाद के कारण ही सरकार के प्रति इनकम्बेंसी है। जब राज्य में जमीन के मसले में हो रहे भ्रष्टाचार, धड़ल्ले से बन रहे नकली कागजातों और फिर जमीनी विवाद के कारण हो रहे हत्याकांड के मामले के कारण ही सरकार के प्रति लोगों के मन में आक्रोश है। वहीं पर इस सर्वे के अनुसार 34% लोगों ने स्वीकार किया है कि वे लोकसभा चुनाव की तीसरी की तरह ही इस बार भी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर मतदान करेंगे। 19% लोगों ने मतदान करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही 47% लोगों ने पता नहीं वाले विकल्प को चुना। जहाँ इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 47% लोगों के बीच नीतीश कुमार की लोकप्रियता में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। 19% लोगों में उनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। दोस्तों राज्य भर के सरकारी प्राथमिक और फिर मध्य विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी के बाद सोमवार से फिर से रौनक लौटने लगी है। जब कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय 23 जून से खुल गए हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूल खुलते ही छात्रों के स्वागत के लिए विशेष तैयारी की थी। जब बच्चों का विद्यालय में तिलक लगा करके, हाथ मिला करके हाई फाइव और फिर नमस्ते आपका स्वागत है बोल करके अभिनंदन किया गया। इसको लेकर के प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। जब विद्यालय में 23 जून से 27 जून तक स्वागत सप्ताह मनाया गया। जब इस दौरान स्कूल में उत्सव जैसा माहौल था। जब शिक्षक न केवल बच्चों का स्वागत किया बल्कि बच्चों के गर्मी छुट्टी के दौरान किए गए गृह कार्य का आकलन भी किया। जो बच्चे श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। दोस्तों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। जहां केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने ये आश्वासन दिया है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को पूरी तरीके से नकार दिया है। लालू यादव का ये सपना है कि उनका बेटा तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, जहाँ वह केवल एक कल्पना बन करके रह जाएगा। गिरिराज सिंह ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तुलना फिल्म शोले के गब्बर सिंह से करते हुए
हुए कहा कि उनके शासन में बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं था। लोग जब घर से बाहर निकलते थे तो फिर उनकी माताएं उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करती थी। जब बहन बेटियों की इज्जत खुलेआम लूटी जाती थी। बिहार के लोग उस गब्बर राज को फिर से लौटने नहीं देंगे। गिरिराज सिंह ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत बांग्लादेशी मुसलमानों को आमंत्रित कर रही है। घुसपैठियों के बसने से राज्य की जनसंख्या में बदलाव आ गया है, जिससे स्थानीय आदिवासी और फिर मूलवासी लोग हाशिए पर जा रहे हैं। दोस्तों, आजकल शादी के बाद तुरंत ही तलाक की नौबत आ जाती है। यह शादी के तुरंत बाद तलाक की नौबत आ जा रही है। यह तुनक मिजाजी जोड़े रिश्तों में अस्थिरता ला रहे हैं। यह जिन मसलों को बातों से सुलझाया जा सकता है वह खून खराबा हो रहा है। या पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है, या यदि वे एक दूसरे की पसंद, सहमति और फिर आशंकाओं को समझ लें तो फिर घरेलू मामले कोर्ट कचहरी तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी। इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग तेरे मेरे सपने नामक कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, या जिसमें शादी से पहले जोड़े आकार परामर्श ले सकते हैं। जब वहीं पर राज्य भर में काउंसलिंग सेंटर स्थापित करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। जिलों में डीएम को स्थल निर्धारण करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये बातें राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने बिहार राज्य महिला आयोग के निरीक्षण और फिर नव नियुक्त अध्यक्ष अप्सरा एवं सदस्यों से मुलाकात के बाद कही है। दोस्तों, पेपर लीक कांड के आरोपी डीएसपी को एक बार फिर से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दूं कि न्यायालय के आदेश पर गृह विभाग ने हाल ही में उन्हें निलंबन मुक्त किया गया था। आरोपी डीएसपी को निलंबित करने की अधिसूचना गृह विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। बिहार के एक डीएसपी को आज फिर से निलंबित कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद 21 मई 2025 को रंजीत कुमार रजक को निलंबित मुक्त किया गया था। गृह विभाग ने कालीन पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 14 के डीएसपी रंजीत कुमार रजक को फिर से निलंबन करने का निर्णय लिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने बीबीएससी पेपर लीक कांड में मामले में 9 मई 2022 को केस दर्ज किया गया था। इसके बाद आरोपी डीएसपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। जेल जाने के बाद गृह विभाग ने 2 अगस्त 2022 को निलंबन का आदेश जारी किया था। रंजीत कुमार रजक के खिलाफ 20 मार्च 2023 के प्रभाव से विभागीय कार्रवाई संचालित की गई है। न्यायालय ने 28 अप्रैल 2025 को आदेश पारित किया गया था। इस आलोक में पुलिस उपाधीक्षक रंजीत कुमार रजक को 21 मई 2025 को निलंबन मुक्त किया गया था। दोस्तों, बिहार सरकार ने सरकारी दफ्तरों में कामकाज को लेकर के पारदर्शी और फिर आसान बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने ई ऑफिस यूज़र मैनुअल लॉन्च किया है, जिससे सरकारी फाइलों का काम आसानी से कागज़ों की जांच जगह कंप्यूटर पर डिजिटल तरीके से हो सकेगा, जिससे जनता को भी सरकारी काम करने में लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कल मुख्य सचिवालय सभा कक्ष पुराना सचिवालय पटना में ई ऑफिस यूज़र मैनुअल का औपचारिक विमोचन किया है। इस मौके पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और बाकी कई सारे सचिव मौजूद रहे। दोस्तों, जेडीयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने वाले राजद से कहा कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की वास्तविक स्थिति के बारे में आम लोगों को जानकारी दें। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और फिर विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। वे नियमित रूप से विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, उनका शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वे जेडीयू की चुनावी रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजद और फिर खासकर कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कितने होश में हैं कि उनके पैरों के पास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें रखी है और उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि ये वास्तविक अचेत अवस्था में है, जिससे लालू प्रसाद प्राप्त कर चुके हैं। वहीं पर नीरज कुमार ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि विपक्ष को नीतीश कुमार और फिर राज्य सरकार की बजाय अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आज भी राज्य की आम जनता राजद के शासन की कल्पना करके शहर उठती है। ये नीतीश कुमार के प्रति जनता का विश्वास ही है कि 20 साल तक सरकार चलाने के बावजूद भी सरकार विरोधी रुझान नहीं है। अगर कुछ कमी है तो भी जनता का भरोसा है कि नीतीश इसकी भरपाई करेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमाई आयोग को लेकर के जो बयान दिया है उसे लेकर के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भड़क गए। यह कहने लगे कि ये तो वही बात हुआ कि चलनी दूसरे शुरू सूप के जह में खुदे 72 को छेद। जीतन राम मांझी ने मगही में कहा कि दिल्ली में हरियाणा में ई मार पिता हेल काहेला
इलू इलू करत रहा कलवा, इलू इलू करत रहा हलवा, वो आदमी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बन गए रे। कहाँ तक पढ़ लिखल हो भाई, तू काहे बन गए रे। मान जी ने कहा है कि लालू यादव का बेटा है ले, इसीलिए बन गए ले। आपको बता दूं कि बिहार सरकार द्वारा लगातार कई आयोग के गठन को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा था कि इस सरकार को जमाई आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। एनडीए के नेताओं के रिश्तेदारों को बिहार में गठित आयोग में जगह दिलवाने को लेकर के तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिना काबिलियत के ही इस परिवार के कई लोग सता सुख भोगते रहे हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर जनसुराज का जोरदार प्रदर्शन हुआ है। जी हाँ, आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर मामले में जनसुराज पार्टी ने कल सुबह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सरकारी आवास का घेराव करके इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे पार्टी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्वक हटाया और फिर कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में जनसुराज के कई नेताओं को लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, पार्टी उपाध्यक्ष और फिर पूर्व IAS ललन जी, पूर्व विधायक किशोर कुमार, युवा प्रदेश अध्यक्ष शांतनु, महासचिव सरवर अली, महिला नेत्री इंदु सिन्हा, राकेश रंजन समेत कई अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं और फिर नेताओं को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए कुछ नेताओं को पहले सचिवालय थाना लाया गया, जहां से पुलिस प्रदेश अध्यक्ष को खगोल थाने ले गई और फिर अन्य नेताओं को अलग अलग थाने में ले गई। वहीं पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि ये लोग सिर्फ नौटंकी करते रहते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में काम होने से बिहार सरकार की ख्याति बढ़ रही है। ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये लोग किसी भी प्रकार से चर्चा में बने रहना चाहते हैं और उसी के हिसाब से कार्यक्रम तय करते हैं। इस्तीफे के सवाल पर मंगल पांडे ने कहा है कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी सबको है, लेकिन हमें जो काम करना है उसे करते रहेंगे। इनके विरोध से कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं पर मनोज भारती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुजफ्फरपुर मामले में PMCH की लापरवाही से नाबालिग बच्ची की जान गई है। इस पर जनसुराज ने नैतिक आधार पर मंगल पांडे से इस्तीफा मांगा था। हमने गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना भी दिया था, लेकिन घटना के करीब 25 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार और फिर भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसी को देखते हुए आज जनसुराज के कार्यकर्ता और फिर समर्थकों ने मंत्री के आवास का घेराव करके प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक हमारे प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की। दोस्तों, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्रा ने लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जोरदार तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद को अपने होनहार 9वीं फेल बेटे पर भरोसा नहीं है, इसलिए बतौर पार्टी के राष्ट्रीय वे बार बार खुद की ताजपोशी करवा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए ये शर्म की बात है कि एक तरफ वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने का ख्याली पुलाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके पिता का भी उन पर भरोसा नहीं है। प्रभाकर मिश्रा ने आज यहाँ कहा कि जिस व्यक्ति पर उनके पिता और फिर परिवार के लोगों का भरोसा नहीं है, उन पर बिहार की जनता का क्या भरोसा करेगी। उन्होंने कहा है कि असल में तेजस्वी भरोसा करने के लायक आदमी नहीं है। जब लालू प्रसाद ने उनकी शिक्षा के लिए काफ़ी खर्च किए, लेकिन तेजस्वी 9वीं पास भी नहीं कर पाए। दोस्तों, बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने की नई पहल की है। जब भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने सरकार की कार्य योजना का विस्तार से जानकारी शेयर की है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल 2600 भवन बनाने की योजना है, जिनमें 2000 भवनों पर काम शुरू हो गया है। बचे हुए 400 भवनों का टेंडर प्रक्रिया के अधीन है। उन्होंने बताया है कि इस योजना के तहत एक ही छत के नीचे सारे सरकारी कामों में आसानी होगी। ये भवन मुखिया के बैठने के साथ साथ पंचायत के लोगों के लिए भी होंगे। उन्होंने बताया है कि ये पंचायत सरकार भवन पंचायती स्तर पर सचिवालय का काम करेगा। जब पंचायत सरकार भवन ग्रामीण क्षेत्र में विकास को और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई पहल की है। इसी क्रम में प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने की परिकल्पना है। वर्तमान में 2600 पंचायतों में इसका निर्माण भवन निर्माण विभाग के स्तर से शुरू किया गया है। दोस्तों, इस बार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी 40 विधानसभा सीटों पर दावा ठोक रही है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का लोजपा और प्रमुख चिराग पासवान पर लगातार कटाक्ष इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। हाल ही में जीतन राम मांझी ने लोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर अपने ही काफिले में चल रहे लोगों से जगह जगह नारे लगवाने का आरोप लगाया था। हालांकि हम पार्टी को दावे और फिर सीटें मांगने का अधिकार एनडीए के समक्ष बताना होगा। फिलहाल 40 सीटों पर दावा अधिक सीटें पाने की दबाव की
राजनीति के रूप में ही देखा जा रहा है। जब विधानसभा चुनाव 2020 में हम पार्टी 7 सीटों पर लड़ी थी, जब इन चुनाव में हमको 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इमामगंज से खुद जितन राम मांझी, बाराचट्टी से उनकी समधन ज्योति देवी और मखदूमपुर से उनके दामाद देवेंद्र कुमार चुनाव लड़े थे। मांझी के दामाद चुनाव हार गए थे। मांझी और फिर उनके समधन को जीत हासिल हुई थी, जब साथ में 3 सीटों पर रिश्तेदार ही चुनाव लड़े थे। दोस्तों, वर्तमान समय में विज्ञान ने कई क्षेत्र में प्रगति की है, जिससे लोगों का जीवन आसान हुआ है। जब फिर भी शिक्षा और फिर जानकारी की कमी के कारण देश के कुछ हिस्सों में अंधविश्वास का प्रभाव बना हुआ है। जब भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां पर लोग आज भी अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। जब बिहार में एक ऐसा स्थान है जहां पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भूतों का मेला आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बिहार के हाजीपुर के कोनहरा घाट पर विश्व का सबसे बड़ा भूतों का मेला लगता है। यह उत्सव कार्तिक पूर्णिमा की रात से पहले शुरू होता है। इस रात भर चलने वाले अनुष्ठान को केंद्रीय भाषा में भूत खेली कहा जाता है। इस मेले में लाखों लोग बुरी आत्माओं से मुक्ति पाने के लिए आते हैं, जबकि भूतों को पकड़ने और फिर भगाने का दावा करने वाले ओझा भी बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। वहीं पर कार्तिक पूर्णिमा के दौरान सभी घाटों पर प्रशासन सतर्क रहता है। हर जगह CCTV कैमरे लगाए जाते हैं, लेकिन ये मेला प्रशासन की नज़रों के सामने ही चलता है। वैशाली जिले में कई स्वयंसेवी संस्थाएं कार्यरत हैं, लेकिन इनकी वास्तविकता किसी से छिपी हुई नहीं है। इनमें से अधिकांश संस्थाएं सरकारी योजनाओं में धांधली करके धन कमाने का प्रयास करती है। अंधविश्वास के इस भूत को समाप्त करने का एकमात्र उपाय शिक्षा है। दोस्तों, क्या तेजस्वी यादव के ही खिलाफ तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? दरअसल बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि बिहार के लोगों ने देखा है कि कैसे उन्हें 4 से 5 पार्टी सदस्यों द्वारा रची गई साजिश के कारण राजद से निष्कासित कर दिया गया। जब बिहार की जनता उनकी असलियत जानती है और वह सभी से जल्दी घुल मिल जाते हैं। तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि आरजेडी के उन 4-5 लोगों ने उनका गलत इस्तेमाल किया, मेरा फ़ायदा उठाया। तेज प्रताप यादव ने संकेत दिया है कि अब वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जहां वह आम लोगों के बीच जाएंगे और फिर लोग ही उन्हें न्याय दिलाएंगे। जिस तरह से ये घटना हुई है और किसके द्वारा हुई है, किस तरह से मुझे 4-5 लोगों ने साजिश के तहत पार्टी से निकाला है, उसे बिहार की जनता ने देखा है। जब पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि मेरा स्वभाव कैसा है और फिर मैं किस तरह से सबके साथ घुल मिल जाता हूँ, इसका फ़ायदा उठा करके राजद में बैठे कुछ 4-5 लोग सोचते हैं कि अगर मैं अकेले रह गया तो फिर मुझे दबा देंगे। तेज प्रताप यादव को दबाया नहीं जाएगा और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब हम जनता के बीच जाएंगे और जनता मेरे साथ न्याय करेगी। 4-5 लोग बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जहाँ इन पापी लोगों का नाम भी उजागर कर नहीं करना चाहिए। ये तमाम बातें तेज प्रताप यादव ने कही हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में आरजेडी के अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद यादव की 13वीं बार निर्विरोध वापसी हुई है। जब पार्टी के इस फैसले ने एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि लालू ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे तथा सभी औपचारिकताएं पूरी कर चुकी है। वहीं पर कल 23 जून को लालू ने नॉमिनेशन भी किया है। इसको लेकर के भाजपा के प्रवक्ता अजय कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी की कमांड अभी भी छोड़े 9वीं के सितारे को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि डर है कि दारा सिखों और फिर औरंगजेब वाला किस्सा घर में ना हो जाए। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट करके अजय आलोक ने राजद के फैसले पर सवाल उठाया है। उनके पोस्ट से सवाल उठता है कि क्या वे लालू जी की मजबूरी है या राजनीति का हिस्सा या फिर परिवार और पार्टी में बगावत का डर है। राजनीतिक जानकारों की माने तो लालू प्रसाद यादव का आरजेडी पर दबदबा सियासत में एक अनोखी मिसाल है। साल 1997 में पार्टी की स्थापना से लेकर के अब तक लालू प्रसाद यादव इसके निर्विरोध नेता रहे हैं, लेकिन 78 वर्षीय लालू की उम्र और फिर कई बीमारियां, मधुमेह, हृदय रोग तथा किडनी की समस्याओं के बावजूद भी अध्यक्ष बने रहने से कई सवाल खड़े होते हैं। वहीं पर पार्टी महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि लालू की लोकप्रियता बिहार की राजनीति में बेजोर है। जाहिर है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये बयान लालू की करिश्माई छवि दिखाता है, जो यादव और मुस्लिम वोटों के बीच अब भी मजबूत है। लेकिन क्या ये तेजस्वी को कमान ना सौंपने का बहाना है या फिर सचमुच लालू यादव का प्रभाव अभी भी तेजस्वी यादव से अधिक है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव का अध्यक्ष बने रहना पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को अपने कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम, जिसे MY कहते हैं, उनको एकजुट रखने
की ज़रूरत है। लालू यादव का नाम इन समुदाय के बीच अब भी जादू की तरह काम करता है। तेजस्वी को कमान सौंपने से पहले लालू ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि पार्टी तथा गठबंधन एक मजबूत स्थिति रहे हैं। वहीं पर इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव का नेतृत्व करना एनडीए के परिवारवाद के आरोपों का भी जवाब है। अगर तेजस्वी को अभी कमान दी जाती है तो भाजपा इसको परिवारवाद का मुद्दा बना करके हमला बोलते हैं, जैसे कि अजय आलोक ने बयान दिया। दोस्तों, डबल इंजन की सरकार ने कल राघोपुर दियारा के लाखों लोगों को चुनाव से पहले बड़ा तोहफा दिया है, जिसका इंतजार यहां के लोग काफ़ी वर्षों से कर रहे थे। आखिरकार वह दिन कल आ ही गया, जब पटना के कच्ची दरगाह से बिदुपुर 6 लेन गंगा परियोजना के पटना से राघोपुर तक पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इसके लिए यहाँ के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं। आपको बता दें कि वैशाली जिले के 20 पंचायतों वाले इस प्रखंड के लोग साल में 6 महीने देश दुनिया से अलग थलग पड़ जाते हैं। बरसात शुरू होते ही गंगा नदी में जैसे ही पानी का बहाव तेज होता है तो फिर वैसे ही इस इलाके के लोगों की ज़िंदगी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की, जहाँ की लाखों की आबादी हर साल गंगा नदी का कहर झेलता है। जहाँ साल में 6 माह लोग अपने गांव और फिर घर में ही कैद रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह क्योंकि केंद्र और फिर राज्य सरकार ने इस इलाके को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 6 लेन पुल बना दिया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल किया है। हालांकि पटना के कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक बन रहे 6 लेन पुल का काम अभी भी चल रहा है, लेकिन राघोपुर तक पुल बन गया है। पहले जहां पर दियारा वासियों को पटना जाने में 2 से 3 घंटे का समय लगता था, अब 10 मिनट में ही लोग पटना पहुंच रहे हैं। जो इस पर गाड़ियां सर पर दौड़ रही है और फिर गाड़ियों की रफ्तार ये बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार इसी रफ्तार से राघोपुर दियारा में विकास कर रही है। और यहाँ के लोग भी इस बड़ी सौगात के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं।